उज्जैन में बाटिक में बहुत मशहूर हैं रहीम गुट्टी साहब। गुट्टी सर को कहना चाहिए कि बाटिक के जन्मदाता वही हैं। हाँ, रहीम की शुरुआत से हुआ है। बाटिक के तो जन्मदाता समझ लीजिए आप। स्टार्टिंग जो की है बाटिक की उन्होंने ही की यहाँ से, क्योंकि इन्होंने ही बाटिक की खोज की थी। वो भेरूगढ़ में यही चालू करने वाले हैं काम। भेरूगढ़ के इतिहास में अगर भेरूगढ़ वाले समझे तो मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसी नायाब चीज़ है गुट्टी साहब के, अगर उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो बहुत कुछ भेरूगढ़ को उपलब्ध हो सकता है। यहाँ तक के मुझे याद है कि क्योंकि हम लोग उज्जैन के और उज्जैन के पास में भेरूगढ़ है, तो अक्सर भेरूगढ़ में जाना होता था। रहीम क्योंकि भेरूगढ़ में था और रहीम का परिवार ये बहुत पुराना कपड़े पे छापे करने वाले का बिल्कुल मतलब मुगलों के समय से जो एक परिपाटी चली आ रही है उस ट्रेडिशन में काम करने वाले परिवार में से रहीम था। रहीम के घर में मैंने इनके जो पुराने छपाई का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक काम था वो देखा। वो बड़े बड़े सफ़ेद कपड़ों के ऊपर लकड़ी के ब्लॉक होते थे और लकड़ी के ब्लॉक से छपाई होती थी और उस छपाई को फिर उसको धोया जाता था और उनमें रंग उभरते थे, खासकर काला रंग और लाल रंग, जिसे आज हम वेजिटेबल कहते हैं। उस वक्त अली ज़रीन के नाम से कहा जाता था। ये 60 से 65 तक का जो पीरियड रहा है वो बड़ी कशमकश वाला पीरियड रहा है, जिसमें अली ज़रीन की डिमांड एकदम खत्म हो गई थी। उसके बाद में नदी का पानी सूख गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो फिर धीरे धीरे ब्लॉक प्रिंटिंग जो टीसी और बगरू में होता था वो भी खत्म हो गया। कारीगर जो थे ब्लॉक प्रिंटिंग वाले वो डाइवर्ट हो गए स्क्रीन में, क्योंकि उनको वहाँ पर लेबर ज़्यादा मिलता था। छपाई कला से बाटिक कला थोड़ी सी रिलेटेड थी, तो बाद में जाके रहीम ने बाटिक कला सीखी। और बाटिक कला यानी ये उस प्रकार के कि कपड़े के ऊपर मोम से काम करते हैं और इसको फिर अलग अलग प्रकार के रंगों में डाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ मोम लगा रहता है वो जगह बच जाती है, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दो दो तीन तीन चार चार रंगों में ये बाटिक कला का काम होता है। और रहीम ने धीरे धीरे उसमें काफ़ी मास्टरी हासिल कर ली। सन 60 में जब शुरुआत करी तब भी जैसे मैंने पहले भी बतलाया कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक रहा, तो इसका प्रथम चरण जो है कि हम रेत बिछाकर वर्क करते हैं, बालू रेत बिछाकर, ताकि मोम चिपके नहीं। तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो यहाँ इसी मेरे मकान के पीछे मतलब धूल भरी सड़क हुआ करती थी, मैंने धूल पे बिछाया, वैक्स किया और शुरुआत करी। रहीम साहब के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज इनका ये था कि ये जिन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, भैरवगढ़ में जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर रंगाई छपाई का जो परंपरागत जो काम था वो किया करते थे, और उसमें इनका जो अनुभव था उतना अनुभव किसी और का, नए आदमी का हो नहीं सकता था रंगों के साथ खेलने का। और फिर दूसरी चीज़ आर्टिस्ट भी है, तो इन्होंने जो उस फील्ड में कदम रखा तो एक ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने की। और इनका चूँकि माइंड जो है वो तजर्बा पसंद है, नई से नई चीज़ करना, नई से नई चीज़ करना, तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए। बाटिक में वैसे तो फिगर ड्राइंग बनती थी पहले, तो लैंडस्केप बनाना शुरू किया रहीम ने। फिर पर्दे, कुशन कवर, घर के उपयोग की चीज़ें बनाई। इस तरह बाटिक का चलन हो गया और सब जानने लगे बाटिक को। और ख़ास बात यह कि पहले बाटिक में शेडिंग का काम नहीं होता था, शेड नहीं होते थे, प्लेन कलर लगते थे, फ्लैट कलर। रहीम ने शेडिंग भी उसमें ऐड किया। और मतलब बड़ा कहना मुश्किल है कि ये पेंट ब्रश का काम है या उसके हर्बल और बाटिक के ब्रश का काम है। रहीम ने आर्ट पीसेस
कपड़े के ऊपर भी बनाना शुरू किए, मतलब पेंटिंग। जो बातिक तो एक अलग तरह की थोड़ी सी विधा थी, लेकिन लैंडस्केप जिसको हम कहते हैं, दृश्य चित्र, तो पेड़ों का और गांव का जो एक दृश्य चित्र होता है, वो दृश्य चित्र उसने कपड़े पे बनाया, और वो भी हर्बल रंगों से, जो प्राकृतिक रंग होते हैं उन प्राकृतिक रंगों से। और वो एक सीरीज या उसमें के सैकड़ों चित्र बनाए, विशेषकर पेड़ के तने, जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं जिसके खोखले तने होते हैं, और उसमें से फिर कई शाखाएं निकलती है, बीच दूर कहीं एक गांव दिख रहा है, कहीं पनिहारी ने। तो इस तरह के जो ग्रामीण दृश्य के चित्र वो रहीम ने किए। ये एक नई उपलब्धि रही और इसको काम को बहुत सराहना भी मिली। हरियाणा में जब सूरजकुंड के मेले में रहीम ने कुछ साल पहले काम किया था, तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उन्होंने रहीम को पास बुलाया और रहीम का काम देखा और एप्रिशिएट किया। एक बहुत अच्छी बात रहीम साहब में मैंने ये पाई थी उस जमाने में भी, कि जो लोग भी उनके पास सीखने के लिए आते थे उन्हें इस पूरे दिल के साथ सिखाते थे, कुछ बचाते नहीं थे, उनको ज्यादा से ज्यादा सिखा देते थे। और इसके बाद कभी उनसे तवक्को नहीं रखते थे कि उनका नाम लेके हमने रहीम साहब से सीखा या नहीं सीखा। इन चीज़ों से उन्हें कोई गरज नहीं रहती थी, वो सिखा देते थे और कहते थे कि ये बहुत अच्छी बात हुई, उसी में खुश होते थे। इसमें ये जो डिजाइन नहीं, यहाँ ये पत्ते का जो शेप है ये आएगा। एक बात है और इसमें और इसमें टाइम कितना लगा? ये बहुत जल्दी बन गया। ये बहुत जल्दी बना है, फूल ब्लैक कर देंगे। हाँ वो होता है। हमने से कभी किसी ने फूल ब्लैक नहीं करे। ये बारीकियां देखा करो यार, ऐसा नहीं है कि फूल लाल ही होते हैं। हाँ तो ब्लैक रोज मशहूर है। क्योंकि रहीम पढ़ा लिखा है, जानकार है और बड़े सर्कल में मूव करता है, और बाकी के कई कारीगर हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ क्राफ्टमैन है, तो उनके भले के लिए और उनकी सुविधा के लिए रहीम काफ़ी संघर्ष कर रहा है और अभी भी कर रहा है और आज भी कर रहा है, और उनके लिए सुविधाएं भैरवगढ़ में जुटा रहा है। गुट्टी सर की एक और खासियत है कि वो हमेशा ग्रुप के लिए सोचते हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कभी नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो आज वो कहाँ से कहाँ निकल गए होते। इसके अलावा बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को ग्रुप के ग्रुप बुलाकर और बातिक कला और पुरानी प्रिंटिंग कला, उसकी बीच बीच में 15-15 दिन की, महीने भर की ट्रेनिंग रहीम ने दी है। यंग जनरेशन जितनी अपडेट रहे, अपने क्राफ्ट से जुड़ी रहे, तभी ये कला आगे भी बढ़ जाएगी या प्रिजर्व रहेगी। तो उस नाते से हमने 8-10 लोगों का एक ग्रुप सा बनाया, जिसका नाम हमने भैरवगढ़ दस्तकार क्लब रख दिया। इसमें वैसे तो बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन जो हफ्ते में एक बार हम जो 4-5 लोग बैठते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ और नहीं हो सकती है। और अपने क्राफ्ट के बारे में बात करने के साथ साथ आज वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो ज़रूर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। विशेष करके यंग ब्लड को इसलिए मालूम होना चाहिए कि उनको लंबा सफ़र तय करना है। आप पूरे अपडेट रहो और पूरा विजन डेवलप करो यार। तुम कुएं के मेंढक बन के मत रहो। ये मत सोचो कि भैरवगढ़ ही पूरी दुनिया है या एमपी ही पूरी दुनिया है, ऐसा नहीं है। अभी दुनिया पूरी फैली हुई है। तो मैं कहूँगा कि वो बहुत मूडी हैं, मूडी भी हैं और आप कह सकते हैं कि धुनी भी हैं। कोई नई चीज़ को अगर वो लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो जब तक उसकी डेप्थ तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक वो चैन से नहीं बैठते हैं। और ये मैंने उनको इस इंडोनेशिया पेन के उसमें भी देखा है कि जब से उन्होंने ये धुन पकड़ी कि ये पेन यहाँ डेवलप करना है और इसको चला के दिखाना है, तो जब तक उसको फाइनली कर दिया तो वो चैन से नहीं बैठे। यहाँ तक कि वो, क्योंकि जस्ट उनका घर मेरे सामने ही है, तो मैं रात को 3 बजे उठता था तो वो उनकी वो मेकिंग की आवाज़ मुझे आती थी। मैं पूछा सुबह कि सर, तो बोले हाँ वो मैं उसको बना रहा था। और उसी थिकनेस की आउटलाइन जो इंडोनेशिया में चलती है और इंडोनेशिया के पेन से चलती है, उन्होंने ये चला के दिखा दी कि ये देख लो। सबसे बड़ी बात ये है कि जो टूल्स जो इन्होंने बनाया वो सबसे बड़ी बदौलत है आज हम जो उसे यूज़ में ले रहे हैं। अगर हम रहीम साहब अगर वो टूल्स नहीं बना देते हैं, वो इतना इंडोनेशिया का काम भी नहीं होता। उनसे अच्छा पेन ये यहाँ पे जो रहीम साहब ने बनाया बहुत अच्छा है। अपने को सिर्फ इसका वो रोकना है। मैं जितना कहूँ इतना कम है, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त हमें पकड़ा, काफ़ी लेट हो गए थे हम, कि हमें ऐसी चीज़ जो मिली
भेरूगढ़ में होने के बावजूद हम दूर रहे हैं उनसे। और अभी इसके पहले 6 महीने की हमने ट्रेनिंग ली थी, उसमें काफ़ी वर्क करा हमने, मिट्टी के ऊपर वर्क करा, ब्लॉक प्रिंट करा कि ब्लॉक को फिर इंडोनेशिया स्टाइल में लाए हम। ये सारे एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं और उनकी बहुत ज़रूरत हमें है। आज विदेश में मांग है तो नई डिज़ाइनें, नए वर्क और आपको क्या चाहिए उसमें वो चीज़ गुट्टी साहब से सीखने को मिलती है। जहाँ तक उनको नॉलेज है वो नॉलेज तो देंगे ही देंगे, उसके आगे का और पीछे का भी बता देंगे जो आपने सोच नहीं रखा है। भाई ये एक चीज़ कोई सैंपल बनाया है तो ये अगर आपने सैंपल बनाया है तो ये भी बता देंगे कि ये इसका मार्केट संभवतः कहाँ हो सकता है, या इस जैसी चीज़ यहाँ बनती है, अगर और अच्छी बनाना है इसको तो वहाँ के कोई सैंपल मंगवा लो। तो गुरुजी की एक जो दूरंदेशी है वो बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि रहीम ने कंप्यूटर पे भी काम करना शुरू किया और कंप्यूटर चलाना भी सीखा, इंटरनेट का यूज़ करना सीखा और इंटरनेट के माध्यम से तरह तरह की डिज़ाइन बना के कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब पारंपरिक कलाकार होने के बाद में भी ये जो आधुनिक एक जो सुविधा है उसको सीख लिया है और अभी कांस्टेंट सीख के और उसमें भी कुछ कुछ डिज़ाइन वगैरह में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब हम लोग कैमरा जानते नहीं थे तब से रहीम फोटोग्राफी करता रहा और 1955 में जब वाकणकर जी हम लोगों को भानपुरा के जंगलों में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करने के लिए ले गए थे तो हमारे साथ रहीम भी था। बिल्कुल जहाँ शेर रहते थे ऐसी गुफाओं में दिन में के टाइम में हम गए और हमने कॉपी किया और उन सबका रिकॉर्ड रहीम ने फोटोग्राफी में किया। मतलब हम तो रहीम को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जो संघर्ष रहीम ने किया और जिस संघर्ष से गुजरते हुए अपनी मंजिल को पाई, ये एक मिसाल है हमारे लिए भी। कड़ी मेहनत, उनके पास ज़्यादा पैसा तो था नहीं, अभाव में रहे हमेशा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और डट के काम किया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, स्वाभिमानी है और मेहनती है। इनके 3 भाई बहन थे, एक दादी थी, एक माँ थी, 2 हम, 5-7 जनों को खिलाना। तो फिर मजदूरी करी, कहीं 60 रुपये महीने में, कहीं 50 रुपये महीने में। जेल बना तो सड़कों में मजदूरी करी, दगारियतों की, और कहाँ कुछ मकान बने तो वहाँ काम करने गए। उन्होंने तो ये समझ लीजिए कि सारा जीवन उनने परेशानियों में ही गुजारा है, लेकिन लोगों के लिए गुजारा, अपने आप के लिए नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं अगर परेशान हो रहा तो मुझसे फायदा कोई दूसरा उठा तो परेशानी नहीं होगा। और मैं भी इनसे जुड़ा हूँ 2001 से, तो मैंने भी अपनी लाइफ में पूरा चेंज, अपनी लाइफ ही पलट डाली मैंने। तो मेरा खुद का टर्नओवर 75 लाख रुपए का है और मैं आगे खुद बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझे तो मैं इनसे, क्योंकि यहीं भेरूगढ़ में ये जरा कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इनके पास आता हूँ कि मुझे ये बताइए। आप अगर रहीम गुट्टी साहब के पूरे ओवरऑल जो लुक देखेंगे तो एकदम लगता है जैसे एक सच्चे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत बेनियाज होते हैं, हर चीज से लापरवाह होते हैं, वो वैसे आर्टिस्ट हैं। कला अपनी जगह है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो एक चीज़ वो हमेशा बोलते हैं कि अपना किरदार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दुनिया के एतबार से आपका किरदार, आपका कैरेक्टर वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इस चीज़ में। और सच्चिदानंद को जो जापान में पुरस्कार मिला था प्रथम, वो रहीम ने इनिशिएटिव लेके भिजवाया था। रहीम तब भोपाल में किसी काम से गए हुए थे, तो सच्चिदा पीछे हट रहे थे कि अब टाइम हो गया, अब नहीं भेजूं। तो बोले नहीं भेजना ही चाहिए, चलो करके मैं भेजता हूँ, पैकिंग करके भिजवाया और उसको प्रथम पुरस्कार मिला। तो ऐसा साथियों का उत्साहवर्धन करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब ये बातिक के इन्होंने एक ज़माने में बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत कलाकृतियाँ इन्होंने जब दी, तो एक दोस्त थे जो लोकल ही थे, उन्होंने क्या किया कि बड़े शातिर किस्म के आदमी थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि इनसे कहा कि तुम्हारे नमूने दे दीजिए, मैं इसको कुछ बेचने की कोशिश करता हूँ, बाहर जा रहा हूँ तो। और इसके बाद उन्होंने अपने नाम से उसकी एग्जीबिशन करा ली बाहर जा कर के कहीं। लेकिन जब रहीम साहब को लोगों ने इत्तला दी कि भाई तुम्हारे उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, तो उसने अपने नाम से करा ली। तो वो कहने लगे ठीक है, करा ली तो करा ली, अब दोस्ती है, मैं क्या कहूँ उसको। उसे भी माफ़ कर दिया उन्होंने, बहुत खुले दिल के साथ माफ़ कर दिया। ये आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें मैं तो नहीं पाता कि कहीं होती हो। उनकी सोच बहुत बड़ी रहती है, अपन उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो
क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग तो छोटे छोटे अपने फायदे के लिए देख लेते हैं कि अरे अपना यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है तो हम ये ले लें, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ये कहते हैं सबको कि मैं थोड़ी सी उम्र रह गई है मेरी, तो अब मेरे से जितना भी है मेरे से सीख लो, ले लो मेरे से, नहीं तो मैं साथ ले जाके क्या करूँगा। कोई भी यहाँ काम सीख लेगा और करेगा तो दुआ तो देगा कम से कम कि उनसे सीखा है तो आज हम रोटी अच्छी सुकून से खा रहे हैं। क्या अगर फादर के पास आया कि मुझे ये कला सीखनी है, तो गुरु ने अपने कुछ छुपाया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा अगर बेटा है तो ही मैं इसको बताऊं, या दूसरा अगर क्राफ्ट पर्सन है तो मैं उसको ना बताऊं। ऐसा नहीं करा। उन्होंने उस चीज़ को करा कि नहीं, इसको अपन ये बताएं जिसको जो आया। यही एक उनका सबसे ज़्यादा था कि उसके वो जो शिष्य हैं जो वो कर पाए। और मैं इसका ये कह सकता हूँ कि अगर कहीं आगे अगर जैसा कहा जाता है दूसरे उसमें कि कहीं अगर जन्म मिले तो मैं चाहूँगा कि यही माँ बाप मिले मुझे। मुझे उनको देख के याद आते हैं नज़ीर। नज़ीर उर्दू का एक बड़ा शायर है। उसका भी यही हाल था कि वो अपनी कविताएं लिख लिख कर लोगों को दे देता था और फिर वो भूल भी जाता था कि ये उसकी कविता है, और लोग उसके उस कविता से अपने कमाई का जरिया बनाते थे, कुछ भी बेचते थे, करते थे, तो उनकी कविताओं का इस्तेमाल करते थे। रहीम गुट्टी साहब भी ऐसे ही हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने अपनी ये कला सिखाई है। आज उनके सिखाए हुए लोग बाकायदा अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कुछ उससे कमाते हैं। और रहीम गुट्टी साहब इतने बेनियाज हैं कि उन्हें उसकी परवाह ही नहीं है। मैं ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैंने जो पौधा लगाया था वो फल बराबर दे रहा है। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा रिटर्न क्या मिलेगा, या तुम्हारा कोई आदर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुम्हारी ड्यूटी इतनी है, तुम्हारे पास जो है तुमने ठानी है देने की, दे दो। उसने एक्सेप्ट करा ना करा